हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड। हम पूरी वीडियो मैंने ऐसे बनाई है कि आप चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे प्रीलिम्स दे रहे हो, चाहे आप मेंस दे रहे हो, उसमें आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। आप चाहे प्रीलिम्स का पेपर कोई भी उठाना है या मेंस का उठाना, आप पॉइंटर लेके ना उन्हें लिख पाओगे आराम से। ओके। और मैं चाहूँगा कि आप एट द एंड ऑफ द सेशन आप ये प्रैक्टिस करो। तो और साथ में मैं चाहता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही हम बंच में ना, छोटे छोटे बंच में पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि इसके बारे में पढ़ाओ, मैं उसी के बारे में पढ़ाऊँगा आपको। तो अगर मैं पंचायती राज सिस्टम की बात करूँ तो हमारे ना गांव में ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, पहले भी नहीं होती थी, तो इसीलिए पंचायती राज सिस्टम को लाया गया था, जिसकी वजह से गवर्नेंस है वो अच्छा हो पाए गाँव में। ओके, इसीलिए लाया गया था। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं पंचायती राज की, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक नया रूप देने के लिए, गांव में जितनी भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है ना इंडिया में, उन्हें नया रूप देने के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करने के लिए और गवर्नेंस को ना लोगों के पास लाने के लिए इस सिस्टम को लाया गया था। अगर मैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करूं, क्या होता है कि इसका क्या महत्व है उसकी बात करूं, तो ये ना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में लाया गया था। जैसा कि मैं आपके लिए मार्क कर देता हूं, तो ये थोड़ा सा याद कर लेना आप। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा गया था पूरी इंडिया में पंचायती राज का। साथ में अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करूं, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या था कि ग्रास रूट लेवल तक हम जितनी भी डेमोक्रेसी होती है ना उसे पहुंचाया जाए, और जो भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ना, लोकल पार्टिसिपेशन, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और हम सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला पाएँ। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट में। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। साथ में इसका ना इवोल्यूशन कैसे हुआ और कैसे कैसे कमेटी बनी, कमेटी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको कमेटी बताना चाहूँगा इसके बारे में। ओके, तो पहली कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी। ये कब बनी थी? ये बनी थी 1957 में। और इसमें बोला गया था कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। 3 टायर सिस्टम कैसा होना चाहिए कि ग्राम लेवल पे हो गया आपका, फिर पंचायत समिति होनी चाहिए, जिला परिषद होना चाहिए, ये सब इसमें बोला गया था। ओके। साथ में पहला जो बना था राजस्थान में बना था, नागौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, उसमें बनाया गया था। अगर मैं अशोक मेहता कमेटी की बात करूं, ये इसके 20 साल के बाद बनी थी 1977 में। इसमें 2 टायर स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई थी, जैसे जिला परिषद और मंडल पंचायत के बारे में। ओके, इसमें भी यही बोला गया था कि स्टेट लेवल के नीचे के जो जैसे ब्लॉक लेवल होते हैं, इन सब पे हमें डिसेंट्रलाइजेशन को थोड़ा मजबूत करना चाहिए, ये बात हुई थी इसमें। साथ में अगर मैं बात करूं जीवी के राव कमेटी की, ये बनी थी 1985 में। इसमें बोला गया था ज़्यादा जिले पे ज़्यादा फोकस करा गया था कि रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट पे ज़्यादा इन्होंने एम्फसाइज करा था इसमें। ओके। फिर अगर मैं एल एम सिंघवी कमेटी की बात करूं, 1986 में आई थी। इसमें क्या बोला गया था कि ना कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना बहुत ज़रूरी है पीआरआईज को। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उन्हें ना कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले, इसके बारे में इसकी बात करी गई थी। साथ में अगर मैं गडगिल की बात करूं, गडगिल कमेटी 1988 में आई थी। इसमें क्या बोला गया था कि कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस होना चाहिए। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करने के लिए इन्होंने बनाने के लिए बोला, पास करने की बात हुई, और फाइनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला गडगिल कमेटी में ने। ओके, तो ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए।
अब हम आते हैं कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1992 में, उसमें एनेक्टमेंट और कमेंसमेंट कब हुआ, फिर क्या क्या एडिशन हुए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, ये थोड़ा हम बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके कब ये पास हुआ था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ये पास हुआ था दिसंबर 1992 में। साथ में फोर्स में कब आया, ये फोर्स में आया था आपका अप्रैल 24 1993 में। हमेशा याद करना पास कब हुआ था, दिसंबर 1992 में। फोर्स में कब आया, अप्रैल, ये लिखा हुआ है ना, अप्रैल 24 1993, तो ये थोड़ा याद कर रखना। और जो अप्रैल 24 को ही हम नेशनल पंचायती राज डे भी बनाते हैं इसी दिन पे। ओके, साथ में अगर मैं बात करूं, थोड़ा संविधान के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसमें किस पार्ट में मेंशन है, कौन से शेड्यूल में मेंशन है, थोड़ा इसे भी देख लेते हैं। पार्ट 9 में 243 से 243 ओ तक आप देखोगे आर्टिकल, कभी कभी आपसे पूछा जाता है तो पार्ट कौन से में मेंशन है, 9 में, और आर्टिकल कितने हैं, 243 से 243 ओ तक। ओके, 11 शेड्यूल में मेंशन है, और कितनी लिस्ट है, 29 आइटम्स की लिस्ट है इसमें, पंचायत के अंडर जो आती हैं। साथ में हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि इस वाले कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया है, इसका ना प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि सॉलिड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना है, और साथ में जो डिसेंट्रलाइजेशन है ना गांव के एरिया में, उसे पूरा हमें सही से मेंटेन करना है, और यूनिफॉर्मिटी लानी है, और कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है अक्रॉस इंडियन स्टेट। जितने भी इंडियन स्टेट हैं उसमें डिसेंट्रलाइजेशन लाना है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है, कंटिन्यूटी लानी है, कि ये जो पूरा फ्रेमवर्क है इसे फॉलो करा जाए। अंडरस्टूड। साथ में अब हम कोर फीचर की बात करते हैं, इनके फीचर क्या थे। जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था ना, इसके फीचर्स क्या थे। पहला फीचर था ग्राम सभा लेवल पे, हम डिस्कस करते हैं ग्राम सभा लेवल पे क्या था। द बेडरॉक ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर इन द विलेज, इट एक्सरसाइजेस पावर एंड परफॉर्म्स फंक्शन एज डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, तो जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उन्हें रजिस्टर करा जाएगा। ओके, इस सिस्टम में साथ में जो भी पावर है, फंक्शंस हैं, उसे वैसे ही परफॉर्म करा जाएगा जैसे स्टेट लेजिस्लेचर ने बोला हो। अंडरस्टूड। तो ये बोला गया था ग्राम सभा लेवल पे। 3 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरी चीज़, 3 टायर स्ट्रक्चर होना चाहिए कि मैंडेटरी पंचायत होनी चाहिए विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। स्टेट विद पॉपुलेशन बिलो 20 lakhs में ऑप्ट आउट ऑफ द इंटरमीडिएट लेवल। जिसमें 20 लाख से कम है, जिस स्टेट में लोग 20 लाख से कम है, उसमें ना उनके पास ऑप्शन होगा कि ना वो इंटरमीडिएट लेवल अगर रखेंगे भी नहीं, विलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल रखेंगे तो रख सकते हैं। ओके, ये बोला गया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्ट इलेक्शन एंड टर्म। All members at all levels are elected directly by the people for a uniform 5-year terms. ओके, जितने भी मेंबर्स होंगे उन्हें डायरेक्ट इलेक्ट करा जाएगा। ओके, साथ में फ्रेश इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 months ऑफ डिसोल्यूशन। अगर पंचायत ना हट गई है तो उसके ना 6 month के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स पे क्या बोला गया, मैंडेटरी रिजर्वेशन होना चाहिए SC ST के लिए। ओके, जितनी भी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से होगा। साथ में 1/3 जो सीट होंगी वो रिजर्व होनी चाहिए लेडीज़ के लिए। ओके, साथ में फाइनेंशियल भी थोड़ा हम देख लेते हैं, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा उसके बारे में क्या बोला गया है इस एक्ट में। स्टेट फाइनेंस कमीशन में क्या बोला गया है कि ना 5 years के अंदर अंदर गवर्नर ना रिव्यू करेगा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत एंड रिकमेंड करेगा कि ना रेवेन्यू शेयरिंग कैसे होनी चाहिए स्टेट और लोकल बॉडीज़ में। ओके,
तो ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि ना फाइनेंस गवर्नर 5 साल के अंदर अंदर ना स्टेट फाइनेंस कमीशन जो बनेगी, गवर्नर रिव्यू करेगा ओके फाइनेंशियल पोजीशन पंचायत की, उसके बाद रिकमेंड करेगा कि रेवेन्यू शेयरिंग कैसे होनी चाहिए स्टेट एंड लोकल बॉडीज़ में। पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहाँ मेंशन है? ये मेंशन है 243G में। ओके इसमें क्या लिखा हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेचर ओके एंडो पंचायत विद पावर्स टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस कवरिंग 29 फंक्शनल आइटम। तो इसमें पावर बताई गई है कि पंचायत के अंडर ना 29 फंक्शनल आइटम्स आएंगे, जिसकी वजह से ये सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड कर पाएगी लोगों को। साथ में टैक्सेशन पावर कहाँ लिखी हुई है? ओके पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है 243G में, टैक्सेशन पावर लिखी हुई है 243H में। इसमें क्या लिखा हुआ है? पंचायत आर ऑथराइज टू लिवाई कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट स्पेसिफिक टैक्सेस ड्यूटीज टोल्स एंड फीस। सॉरी गाइस, they also receive grant in aid from the state consolidated fund। तो इनके पास ना पावर है पूरी पंचायत के पास कि ना ये कलेक्ट भी कर सकती हैं, टैक्सेस भी ले सकते हैं, ड्यूटीज टोल्स फीस सब लगा सकती हैं ओके। साथ में स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से इन्हें ग्रांट इन एड मिलेगा, अगर कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो स्टेट इन्हें प्रोवाइड कर सकता है, हेल्प कर सकता है इनकी। साथ में ऑडिट कैसे होगी? ओके आर्टिकल 243J में, ये याद रखना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आर्टिकल 243J में क्या लिखा हुआ है कि ना मेंटेनेंस एंड ऑडिटिंग ऑफ पंचायत अकाउंट्स ओके, जिसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी रहे और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 243J। तो गाइस मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ ना ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िए। और साथ में इसके बाद आपको कुछ भी बाहर से चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको इतनी अच्छी तरह बता दूँगा ओके। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो ये इसके पंचायत के बारे में ना थोड़े तगड़े तगड़े आर्टिकल है ना, वो थोड़ा हम देख लेते हैं। तो आर्टिकल 243A में क्या लिखा हुआ है? ग्राम सभा द जनरल बॉडी ऑफ द विलेज असेंबली, ये लिखा हुआ है। 243B में क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन और पंचायत मैंडेटरी 3 टायर स्ट्रक्चर, ये लिखा हुआ है। 243D में क्या लिखा हुआ है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST एंड वीमेन। आर्टिकल 243J अभी हमने पढ़ा, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी 29 आइटम्स लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद हम 243I में क्या लिखा हुआ है? स्टेट फाइनेंशियल कमीशन के बारे में लिखा हुआ है। के में क्या लिखा हुआ है? के में लिखा हुआ है आपका रोल ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। फिर आर्टिकल 243O में क्या लिखा हुआ है? बार टू कोर्ट इंटरफेरेंस इंटीग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल मैटर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा कि ना इलेक्टोरल मैटर्स अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसे कैसे हैंडल करा जाएगा, इसके बारे में लिखा हुआ है। और पार्ट 9 में आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक पूरा मेंशन किस में है? पार्ट 9 में। अंडरस्टूड? पंचायत के बारे में। अब थोड़ा हम ना पैसा एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। पैसा एक्ट बहुत बार आता है ओके। पैसा एक्ट क्या था कि ना किसी किसी राज्य में नहीं थी पंचायत, तो उसे एक्सटेंड करने के लिए बाद में एक्ट आया था। अगर मैं बात करूं फुल नेम एंड पर्पस की, तो प्रोविज़न ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। आप ना अपने आप भी पढ़ सकते हो, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ बस ओके। एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज मतलब कि पहले जिस एरिया में नहीं थी अब उसमें भी पंचायत लानी चाहिए। तो इस ए में क्या लिखा हुआ है? extends part 9 of the constitution to the 5th schedule areas okay with modification that respect tribal tradition and customs। तो इसमें ये बोला गया था कि जितने भी हमारे शेड्यूल एरियाज में नहीं है पंचायत उसमें भी एक्सटेंड करो पंचायत को, सिंपल ओके। साथ में इसमें बोला गया था एम्पावरमेंट ऑफ ग्राम सभा, कि ग्राम सभा के पास पावर होनी चाहिए ओके। ग्रांट significant powers to gram sabhas in tribal area over management
जो भी नेचुरल रिसोर्स है उन्हें कैसे मैनेज करना है, इसकी पावर होगी ग्राम सभा के पास। साथ में ओनरशिप होगी, जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, ओके, कि उसे किसी को लेने देना है या नहीं लेने देना, वो किसके पास होगी, ग्राम सभा के पास पावर। प्रिवेंशन ऑफ लैंड एलिनेशन, ओके, या बाहर से अगर कोई लोग आते हैं उन्हें रोकने की पावर ग्राम सभा के पास होगी। कंट्रोल ओवर लोकल प्लान्स एंड रिसोर्सेज, ओके, जो मतलब जितना भी लोकली जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उस पर पूरा कंट्रोल किसका होगा, ग्राम सभा का। तो ये बोला गया था पैसा एक्ट में। साथ में सिग्निफिकेंस क्या होगी कि ना जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ओके, और जो भी चीज़ें हैं उन्हें ना ज़्यादा मतलब कि ऑटोनोमी देना, मतलब कि उनका कंट्रोल रहे अपने एरिया पे। तो ये सारा इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, ओके, ये पूरा मेन ऑब्जेक्टिव था। फिर हम चलते हैं थोड़ा आगे, अब थोड़ा कंक्लूज़न के बारे में बात कर लेते हैं। तो और सिग्निफिकेंस क्या था इस पूरे पंचायती राज सिस्टम का। तो अगर मैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात करूं तो डेमोक्रेसी आएगी जब लोगों के पास पावर आएगी, तो डेमोक्रेसी ऑटोमेटिकली आएगी, ओके, क्योंकि हम गवर्नेंस प्रोसेस को इम्प्रूव करेंगे, लोगों के पास पावर पहुंचेगी, गवर्नेंस पहुंचेगी, लोगों को पता चलेगा अपने अधिकार के बारे में, तो ऑटोमेटिकली डेमोक्रेसी भी इंक्रीज़ होगी और लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करा जाएगा। अगर सोशल इंक्लूजन की बात करूं तो एम्पावर मिलियंस ऑफ वीमेन एंड जितने भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन होते थे, SC ST, ओके, उन्हें मैंडेटरी रिजर्वेशन मिला, ओके, लीडरशिप मिली, सोशल जस्टिस का लेवल इंक्रीज़ हुआ। ये सारी चीज़ें हुई पंचायती राज सिस्टम की वजह से। एफिशिएंट डिलीवरी, ओके, facilitates better implementation and monitoring of key schemes like Manrega and the National Rural Health Mission through local oversight and accountability। तो जितने भी हमारी स्कीम होती हैं उन्हें सही से इम्प्लीमेंट करा जाएगा, ये सारी चीज़ें बोली गई, ओके। साथ में फ्यूचर आउटलुक क्या है कि जितनी भी चीज़ें हैं ना, जैसे फंड्स हुए, फंक्शंस हुए, और जो भी उन फंक्शंस को करेंगे लोग, ओके, उस पर ज़्यादा फोकस करा जाएगा और महात्मा गांधी के विज़न का, मतलब कि ग्राम स्वराज का विज़न को आगे ले जाया जाएगा, ओके। ये फ्यूचर आउटलुक है, इसीलिए ज़्यादा फोकस करा गया पंचायत को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो एवरीवन, आई होप आपको जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको समझ आया होगा, ओके। और इन सारी चीज़ों से, पंचायती राज सिस्टम की से अब आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू डू इट, इतना मुझे पता है, ओके, क्योंकि मैंने कमेटी भी कवर करी है, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती थी वो कवर करी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। मैं ऐसे ही बंच में आपके लिए पूरे टॉपिक्स कवर कर दूंगा, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ओके। क्योंकि मैंने देखा कि किसी भी यूट्यूब चैनल पे सारे टॉपिक्स कवर नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो मैं क्या करूँगा, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, ओके। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।